हेलो स्टूडेंट, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड टू बी ट्यून्ड आप हमेशा से बेहतर जा रहे होंगे। आपको बढ़िया लग रहा होगा कि ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। लाइन बाय लाइन क्रमबद्ध तरीके से आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, ऐसी पूरी कामना है। आप लोग इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और टॉपिक को समझते रहिए। तो हमें आज क्या पढ़ना है? पौधों में परिवहन का नेक्स्ट पोर्शन हमें पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिवहन के बारे में कि ये टॉपिक क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा और प्लांट्स में कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, प्लांट में क्या क्या चीज़ नया हो सकता है, प्लांट में आगे कैसे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्लांट के बीच में, प्लांट और वाटर के बीच में रिलेशन क्या है, प्लांट एंड वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके लिए हमने सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन दोनों के बारे में बात की थी और मुख्य रूप से निष्क्रिय परिवहन को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल किया था कि निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, उस परिवहन के पीछे क्या रीज़न है ना, और ऊर्जा की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, अधिक से कम की तरफ कब जाता है। और फिर हमने उसमें पढ़ा था सामान्य विसरण और सुशाद्य विसरण। इन दो विषयों को हमने अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे सक्रिय परिवहन की और उसके और भी कुछ विविधताओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट एंड वाटर का रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें यहाँ पर कहते हैं इसे पादप जल संबंध। प्लांट का जल से संबंध क्या है? जल संबंध। ठीक है, तो ये संबंध किस प्रकार से बनता है, और इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा यहाँ पर सक्रिय परिवहन के बारे में कि सक्रिय परिवहन क्या होता है। तो हम इन सभी विषयों पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये दो टॉपिक होंगे। इस वाटर के रिलेशन का, उनके आपस में संबंध का भी हम गणना करेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि इनके बीच में किस प्रकार की क्रियाविधि होती है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्टिव प्रोसेस को। जो लास्ट पॉइंट का बचा हुआ था हमारा, हम उसको कवर कर लेते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट करना ही है तो हमें तीन प्रकार के ट्रांसपोर्ट देखने होंगे। एक तो निष्क्रिय, एक तो सक्रिय। निष्क्रिय के अंदर भी दो, एक तो जो लिपिड में घुलनशील है वो सामान्य विसरण द्वारा चला जाएगा, और एक तो जो वसा में मतलब प्रोटीन जल में घुलनशील है उसे प्रोटीन के चैनल के द्वारा बाहर ले जाना पड़ेगा, और प्रोटीन के चैनल के द्वारा जब हम उसे लेकर जाएंगे तो वो सुशाद्य विसरण कहलाएगा। अगली प्रक्रिया में जब हम एक्टिव प्रोसेस में पहुंचते हैं तो ये सीधा सा प्रोसेस मैंने आधा समझा दिया था कि यह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है, कम से अधिक की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा का व्यय रहेगा, यहाँ पर एनर्जी एटीपी खर्च होगी, ये दूसरी बात होती है। तो यहाँ पर याद रखना, सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने का ऊर्जा का उपयोग करता है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत, सांद्रण प्रवणता के विपरीत मतलब आप यहाँ से लिखेंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, कम से अधिक सांद्रता की तरफ में। ये शब्द याद रहना चाहिए कि सांद्रता जो है वो कम से कहाँ पर जा रही है? अधिक की तरफ में जा रही है। ठीक बात है, ठीक है। अगले विषय में हम समझते हैं कि सक्रिय परिवहन जो होता है वो विशिष्ट प्रोटीन, झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाएगा। ये जो भी ट्रांसपोर्ट है, अब कम से अधिक की तरफ जाने के लिए सामान्य तरीके से तो नहीं जा सकते, उसको ले जाना है तो हमें एक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रोटीन चैनल हमें यहाँ पर भी चाहिए, तो हमें प्रोटीन ही है जो उसे लेकर जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर प्रोटीन लेकर जाएगा। ठीक है, अतः झिल्लिका के विभिन्न प्रोटीन जो हैं वो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरीके से काम करते हैं। जब अधिक से कम की तरफ लाना है तो निष्क्रिय तरीके से, और कम से अधिक की तरफ लेकर जाना है तो सक्रिय तरीके से काम करते हैं, परिवहन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप कहेंगे कि भाई प्रोटीन जो है वो अधिक से कम की तरफ ला रहा है तो निष्क्रिय है, लेकिन जब कम से अधिक की तरफ लेकर जा रहा है तब सक्रिय तरीके से ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तभी ये प्रक्रियाएं पूरी तरह से हो पाएंगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये पंप की तरह काम करता है। पंप की तरह कहने का मतलब, इसे मान लो मैंने कहा था ना ये प्रोटीन है, अब ये चीज़ों को फ्लिप करना है तो ये ऐसा फ्लिप कर देता है। यहाँ से चीज़ों को पकड़ा, इस तरफ लेकर चला गया, इधर से चीज़ों को पकड़ा, इस तरफ लेकर आ गया, इधर से चीज़ों को पकड़ा, इस तरफ लेकर चला गया, ऐसा ऐसा करके वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ट्रांसपोर्ट जो होगा वो वहाँ पर होता रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर एकदम सीधा सा है कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हमें चीज़ों को बनाना है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हमें चीज़ों को बनाना है, वो आगे की तरफ में कैसे डेवलप होगा। ठीक है, ओके। तो उसके अलावा झिल्लिका के पार अगर कोई जाना है, कोई भी झिल्ली के आर पार कोई चीज़ जाना चाहती है तो उसके लिए ऊर्जा का प्रयोग करेगी। ठीक है, और ये प्रोटीन, ये पंप, ये जिसको हम प्रोटीन कह रहे हैं, ये जो पंप कह रहे हैं, ये इधर से उधर जो जा रहा है, ये प्रोटीन कैसे जा रहा है? ये जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की मदद से, और वो चीज़ है प्रोटीन पंप, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी कम से अधिक सांद्रता की तरफ। तो ये पूरा लाइन जो आपको एनसीईआरटी यहाँ पर लिख के रखती है, इसका एक बहुत सीधा सा मतलब है कि ये कम सांद्रता है, सांद्रता आप देख रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ये आपका प्रोटीन का चैनल है,
ये आपका प्रोटीन का पंप कह सकते हो आप इसे, ठीक है, या प्रोटीन का चैनल कह सकते हो, ठीक है। और ये जो है एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अधिक से कम की तरफ मटेरियल जा रहा है, बस खत्म बात। यही है हमारा सक्रिय परिवहन। इतनी चीज़ों को हमें सक्रिय परिवहन में समझ कर रखना है, चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करके रखेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। अगला पॉइंट ये आता है कि अब हम सभी चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, और मेरे हिसाब से ना सबसे ज़रूरी पॉइंट तो यही होता है। इसके ऊपर में ना खूब क्वेश्चन आते हैं, खूब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नीट में ज़्यादातर इसके ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इस चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करें कि ये कैसे काम करेगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भाई, पहली चीज़ ये है कि अब तीनों प्रकार का कंपैरिजन करना है, किस में ऊर्जा लगेगी, कौन कम से अधिक जा रहा है, किस में प्रोटीन लगेगा, किस में नहीं लगेगा, ये सभी विषयों पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले साधारण विसरण लिखेंगे, सुषाद्य विसरण लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे सक्रिय परिवहन। तीनों को एक ही बिंदु पे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला देखना है कि किस किस में विशिष्ट झिल्लिका प्रोटीन की आवश्यकता है, इनमें से किस प्रक्रियाओं में प्रोटीन जरूरी होता है, प्रोटीन के बिना वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो मैंने बताया था सामान्य विसरण में कोई प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो हमारा सुषाद्य परिवहन होता है उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लेकर आता है प्रोटीन की सहायता से, और इसमें प्रोटीन की सहायता होती है, लेकिन ये कम से अधिक की तरफ लेकर जा रहा है। प्रोटीन दोनों में है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग है। ये अधिक से कम की तरफ और कम से अधिक की तरफ लेकर जा रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है उच्च वर्णात्मकता। उच्च वर्णात्मकता मतलब उनका एकदम जो उनके पास में पिगमेंटेशन है, जो उनकी कंडीशंस है वो हाई कंडीशन रहेंगी। उच्च वर्णात्मकता है क्या कि इसी को लेकर जाना है, उसको लेकर जाना है, ऐसा कुछ नहीं भाई, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। सुषाद्य विसरण सही बात है, वर्णात्मकता है, वो जिस मटेरियल को ले जाने की कोशिश करेगा सिर्फ उन्हीं को लेकर जाएगा, हर किसी को लेकर नहीं जाएगा। सक्रिय परिवहन में भी ऐसा होता है कि उसमें उच्च वर्णात्मकता होती है, वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, हर किसी को लेकर नहीं लेकर जाएगा, ठीक है, याद रखना। मतलब पारगम्यता जो है, क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, हाई परमेबिलिटी रहेगी। उसके बाद परिवहन की संतृप्तता। अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्तता मतलब ये है कि क्या कभी ये जो मटेरियल है वो संतृप्त हो सकता है, क्या कुछ समय के बाद इनके ट्रांसपोर्टेशन की दर एक लिमिटेड हो सकती है, उसके आगे ना बढ़े, उससे नीचे ना आए, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जब हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे तो याद रखना कि संतृप्तता वहां पर होगी जहां पर गेट होगा। संतृप्तता वहां पर होगी जहां पर गेट होगा। तो गेट चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए मान लो आपके घर में एक गेट है, तो उससे निकलने वाले मटेरियल 1 2 लोग 4 लोग जब जाएंगे ना तो वो पैक हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब जहां पूरा ग्राउंड खुला हुआ है तो वहां पर कोई संतृप्तता हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो वैसा ही मटेरियल है कि जैसे मान लो अब एक नदी बह रही सीधी सीधी, तो नदी सीधी सीधी बह रही तो संतृप्तता की बात ही नहीं है। बट अगर आपने उसमें डैम बना दिया और चैनल बना दिया, गेट बना दिया, तब हम संतृप्तता की बात कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो पांचों के पांचों गेट बंद हो जाएंगे, और उसके बाद पानी कहां से जाएगा, उसके बाद पानी तो बस उतना ही जा सकता है जो 5 गेट से निकल सकता है। हमने इमेजिन किया ना। तो वैसे जहां जहां गेट होगा, जहां जहां चैनल्स होंगे, जहां जहां प्रोटीन्स होंगे, वहां वहां संतृप्तता हो सकती है। कि हो सकता है चलिए मुझे ले जाना हो, मान लीजिए 50 मटेरियल को, तो मुझे 50 प्रोटीन चाहिए। अब मुझे अगर 100 मटेरियल ले जाना है तो प्रोटीन तो 50 ही है ना, तो प्रोटीन तो 100 है नहीं, तो प्रोटीन की संख्या लिमिटेड है, तो संतृप्त हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद वो 50 ही लेकर जाएगा, उससे ज्यादा लेकर नहीं जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ तरफ में। तो परिवहन की संतृप्तता जो है, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं। सुषाद्य विसरण, सामान्य विसरण में भाई जाओ जितना जाना है जाओ, लेकिन जो जिसके पास प्रोटीन होगा उनमें संतृप्तता भी होगी। तो याद रखना यहाँ पे प्रोटीन जो है ना थोड़ी देर में संतृप्त हो जाएंगे, दोनों में प्रोटीन संतृप्त हो जाएंगे। अगर 50 प्रोटीन है तो 50 मटेरियल ही अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता फिर, क्योंकि प्रोटीन निश्चित है। और यहां पर कुछ प्रोटीन नहीं है, जहां जहां से जाना है वहां से निकलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई संतृप्तता की बात नहीं होगी। अगला पॉइंट, मतलब जिसका शिखरोपरिक कहते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कम से अधिक की तरफ लेकर जाना। अपहिल मतलब समझ गए ना, बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ लेकर जाना। अपहिल ऊपर की तरफ लेकर जाना, पहाड़ की ओर लेकर जाना। अपहिल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब अपन अपहिल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, साधारण विसरण अधिक से कम की तरफ जाता है, ठीक है। सुषाद्य विसरण भी अधिक से कम की तरफ जाता है, और जो सक्रिय परिवहन है वो जाता है कम से अधिक की तरफ। तो इज अ अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये जो है वो अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। साधारण विसरण में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सुषाद्य विसरण में अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लेकिन जो सक्रिय परिवहन में उसमें सुषाद्य विसरण होगा, उसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो कम से अधिक की तरफ लेकर जा रहा है।
तो इन शब्दों का मतलब बस आप लोग अगर आप समझ गए तो बहुत बेहतर तरीके से आप इसे पूरा क्लियर कर पाएंगे ये प्रक्रियाएं हैं क्या। लास्ट पॉइंट क्या है, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता। अब सीधी सी बात, आप इस बात को बहुत भली भांति परिचित हैं कि भाई जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अगर कम से अधिक की तरफ जा रहा है तो ऊर्जा लगेगी, और अधिक से कम की तरफ जा रहा है तो ऊर्जा नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर साधारण विसरण जो है इसमें ऊर्जा नहीं लगेगी, सुषाद्य विसरण में हमें ऊर्जा नहीं लगेगी, लेकिन जो सक्रिय परिवहन है उसमें ऊर्जा लगेगी। तो इस तरह से सक्रिय परिवहन की ये पांचों क्वालिटीज हैं, पांचों प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है। ये पांचों प्रॉपर्टीज जो है हमें ध्यान रखना है जो सक्रिय परिवहन में होनी चाहिए, और इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सुषाद्य विसरण में नहीं होती है। सुषाद्य विसरण जो है उसमें नहीं होगी ये प्रॉपर्टीज। तो ये लाइन हमें इस तरह से कंप्लीट करके रखनी है, और इस तरह से हमारे परिवहन के लगभग समस्त प्रकारों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर परिवहन के लगभग समस्त प्रकारों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है कि ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या होता है इनमें और क्या क्या रीजन है इसके पीछे। उम्मीद है आपको ये बहुत समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलिए अगले विषय पे आते हैं। अगला विषय क्या होगा हमारा? अगला विषय हमारा होने वाला है कि हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशन। क्या संबंध है जल का पानी के, जल का पौधों के साथ में? हम पौधों को सिर्फ जल ही क्यों देते हैं? क्यों पानी लगाना या पानी डालना पौधों में बहुत ज़रूरी होता है? क्यों ऐसा होता है कि पानी का उनके बीच में संबंध है क्या भाई? क्यों दे रहे हैं हम पानी? बिना पानी के पौधे सूख क्यों जाते हैं? अगर हम पौधों को पानी ना दें, जब क्यों प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे ना, उनका पोषण तो प्रकाश संश्लेषण से होता है, तो पानी की आवश्यकता क्यों है? क्या करते हैं वो पानी का? ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सो हमारा टॉपिक है आज का प्लांट वाटर रिलेशन। ये क्या चीज है? जब हम प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 2-3 तरीके से आगे डेवलप करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके समझते हैं प्लांट वाटर रिलेशन है क्या। तो सबसे पहली बात है किन किन में ज़्यादा पानी है, पानी का कम होना ज़्यादा होना कैसे निर्भर करता है। पहले हम उसके कुछ एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो बस ये जो लिखी हुई लाइन है कि एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारे नीचे लिखे हुए 3 डायग्राम आपको देखें, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ये हमारी कोशिका है मान लो, ठीक है। कोशिका के अंदर भी आपको पता है 70 to 90% पानी होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो आपके बाजू में यहाँ पर ये वाटरमेलन, आपको पता है ये वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। अप्रॉक्स 92% के आसपास हम मानते हैं कि इनमें पानी ही रहता है। ये गर्मियों के समय में आपके डिहाइड्रेशन को बचाता है अगर आप वाटरमेलन खा रहे हैं तो। और ये यहाँ पर जितने भी आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, ये बीज इसलिए सूखे हुए हैं क्योंकि इनमें पानी नहीं है, और इनकी पानी को हटाकर हम इनको सुप्तावस्था में देख रहे हैं। आप चना, मटर, इलायची जो भी है, और ये भी है क्या बोलते हैं फल्ली है, काजू है, ये सब जो है सूखे हुए हैं। इनमें पानी की मात्रा कम है, लेकिन पानी की मात्रा है। ये लाइन बहुत याद रखना। ये भले आपको कितना भी सूखा हुआ दिखाई दे, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ पानी की मात्रा प्रेजेंट रहती है। इसको भी हमें समझना है, ये भी हमें ध्यान पर रखना है। चलिए भाई ये स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें थ्योरी लिखी हुई है उसको अपन समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल बहुत अनिवार्य है। जल बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और ये सभी जीवित प्राणियों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये तो लॉजिक हो गया, ठीक है। करता क्या है वाटर? क्या बात है यहाँ पर, वाटर करता क्या? वाटर कोई जरूरी चीज है? नहीं, वाटर माध्यम प्रोवाइड करता है। उन्हें भोजन को ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है, जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है। वो सूखा सूखा मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी माध्यम की, और वो माध्यम वाटर होगा, ठीक है। जैसे आप समझ रहे हैं कि हम बोलते हैं तो हवा के द्वारा हमारा साउंड जाता है, वैसे ही यहाँ पर कोई भी मटेरियल पादप में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्लांट की वजह से। सो विदाउट प्लांट ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो ये माध्यम उपलब्ध पदार्थ है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील हो जाते हैं, और जीव द्रव्य में हजारों तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित होते रहते हैं। उसके अंदर घुल जाएगा, घुल के कुछ जाएंगे, कुछ बिना घुले जाएंगे, जैसा भी है, लेकिन पानी माध्यम बनाकर उन्हें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में योगदान देता है। ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। अगले विषय पे आते हैं। अगले विषय में हम जब पहुंचेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग कुछ जीव देखते हैं उनमें किसमें क्या क्या होता है।
तरबूज के पास के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी होता है। तो आप जब उसे पिएंगे ना तो आपको प्यास भी थोड़ी सी बुझ जाएगी। याद रखना 92% भाग जो है वो पानी होता है। ये बात हो गई। ज्यादातर शाकीय पौधे, जो शाकी छोटे छोटे पौधे होते हैं, पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% होता है। ये भी लाइन याद रखना कि जो छोटे पौधे होते हैं, शाकी होते हैं, झाड़ी जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके शरीर में 10 to 15% सूखा भाग है, शुष्क भाग है, और बाकी जो बचा हुआ है 80 to 85, 90 to 85 to 90%, 90% जिसको अपन कह सकते हैं, 80 से 85% भाग याद रखना ना, 85 to 90% पार्ट जो है वो वाटर है। तो उनके पास में भी इतनी ज्यादा मात्रा में पानी है। देख रहे हैं शाकी पौधों में, छोटे पौधों में आपको लगता है देख के उसमें पानी है, बट रियलिटी में उसके बाहर का इतना प्रतिशत भाग पानी ही रहता है। ठीक है, जो शुष्क पदार्थ है वो बहुत कम मात्रा में, सुक्रोज वगैरह वगैरह जो बहुत कम मात्रा में रहता है। अगले विषय में, एक बीज सूखा सा दिख सकता है परंतु फिर भी उसमें पानी की कुछ मात्रा होती है। ठीक है, जैसे ही आप इनको किस दिन के बाद अगर आप पानी में डाल देना तो ये अंकुरण करने लग जाता है। आपने देखा होगा चना को, मटर को, फल्ली को अगर आप डुबा दें पानी में तो पानी में कुछ दिन के बाद ये अंकुरण करने लग जाते हैं। गेहूं को जो भी आप बीज डालेंगे ना, अंकुरण करने लग जाते हैं। मतलब उसके अंदर कुछ पानी था, जीवित थे, अलाइव था, तभी तो ज्यादा पानी मिलने के बाद वो जिंदा हो गए ना। ठीक है, आपको उस चने को कभी खाते समय सोचा आपने कभी कि वो भी जिंदा है, वो भी अलाइव है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। अभी उसको आप लोग डाल दोगे पानी में तो वो फिर से अपने आप को अंकुरण करने लग जाएगा, वो मरेगा नहीं, तो अंकुरण करना शुरू कर देगा वो। अब ये जब अंकुरण करना शुरू कर देगा तो उसके पीछे रीजन है, ऐसे ही वो अंकुरण करेगा। और ये अंकुरण जो है वो पानी की मात्रा उपस्थित होने की वजह से ही है, कुछ मात्रा में पहले से ही वो प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये हो पाया है, अन्यथा ये नहीं हो पाता। तो ये बात याद रखना, नहीं रहेगा और श्वसन भी नहीं करेगा। वो जिंदा है क्योंकि उसके पास में कुछ मात्रा में पानी है, पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो ये प्लांट वाटर रिलेशन का पहला इंट्रोडक्शनरी पार्ट था जिसमें हमने ये समझा कि प्लांट वाटर रिलेशन कैसे काम करता है। ठीक बात है, उम्मीद है आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले विषय पे और कॉन्टेक्स्ट को और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देते हैं। जो स्थल में रहने वाले पादप हैं, अच्छा आपको पता है कि भाई जीवन की शुरुआत ही पानी में हुई थी। ठीक है, जीवन की शुरुआत ही पानी में हुई थी। ब्रायोफाइटा मैंने आपको पढ़ाया, टेरिडोफाइटा पढ़ाया मैंने आपको, एल्गी पढ़ाया। एल्गी तो पूरी तरह से पानी में रहता है। ब्रायोफाइटा रहता स्थल में है लेकिन डिपेंड पानी पर रहता है। टेरिडोफाइटा कुछ हद तक भले स्थल पे रहता है लेकिन वो भी पानी पे डिपेंडेंट है। सो इसलिए एंजियो जिम्नो भी भले स्थल में ही रहते हैं लेकिन पूरी तरह से बहुत ज़्यादा वो लोग पानी पर ही निर्भर रहते हैं। वो अपनी जड़ों से पानी का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं इसलिए वो स्थल पे हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी भी निर्भरता उनकी जल पर ही है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं प्रतिदिन पानी की मात्रा का ग्रहण करते हैं, जमीन से मान लो पानी की मात्रा का ग्रहण करते हैं और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं। हालांकि उसका कुछ उपयोग नहीं है, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। आपको जितना उपयोग करते हैं उसका अधिकतर भाग बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो यहां से वहां तक जब जाता है ना तो उस भाग में जो है वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं, चीजों को नीचे से ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ये वो कुछ वैसा ही है जैसे एक बस होती है। बस ने क्या किया, यहां से पैसेंजर लोड किए और वहां पर ले जाकर पैसेंजर अनलोड कर दिए, फिर जो है वो वहां से बाहर निकल गई, दूर बाहर चली गई। तो ये कुछ ऐसा ही है, यहां से पकड़ा वहां पे निकाल दिया और उसके बाद वहां पर भाप बन जाती है, वो पौधे से निकल जाती है। लगातार ऐसे ही होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां प्लांट्स होते हैं ना वहां पर पानी ज्यादा गिरता है। क्यों? क्योंकि जहां प्लांट्स होते हैं तो प्लांट वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बनाते हैं, वही पानी उड़ के जो है वो भाप बनकर आसपास के बादलों में इकट्ठा होता है। यही तो है ना चीज, और क्या। ऊपर से पानी कहां गिरता है, कोई अलग से कोई गिराता है क्या पानी? बिल्कुल नहीं, यही प्लांट जो भाप बनता है। अच्छा, कुछ मात्रा में प्लांट भाप बनाएंगे और कुछ मात्रा में समुद्र के पानी में लाइट पड़ता होगा तो वो भाप बनाता है, नदियों के पानी में जो लाइट पड़ती होगी वो भाप बनाता होगा, पर उसके भाप बनने के चांसेस बहुत कम है। प्लांट के कंपैरिजन में प्लांट जो है वो बहुत बेहतरीन भाप बनाता है क्योंकि वो सिर्फ भाप बनाएगा। लाइट आप पानी में पड़ाएंगे ना, मतलब एक बहुत बड़ा टंकी है उसमें आप पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा ठंडा भी हो सकता है, ऊपर का कुछ परत बस भाप बनेगा, बाकी सब भाप नहीं बनेगा। तो भाप बनाने के लिए हमें प्लांट डायरेक्टली वाष्पोत्सर्जन करते हैं और वो अच्छी मात्रा में एक डेंस मतलब एक घना बादल का निर्माण करते हैं, और एक घना बादल जब निर्माण होगा तो उसी के आसपास बनेगा जहां प्लांट है, और वहां पर पानी भी अच्छा फिर गिरेगा। वही तो पानी बारिश है, और बारिश क्या है, धूप बरसात के समय में गर्मी के समय में ऊपर जाकर इकट्ठा होना, और जैसे ही वो अगला समय मेल्ट होना शुरू हुआ तो वहां पर प्रकाश पड़ता है, जब वो डेंस हो जाती है तो नीचे नीचे वही पानी गिरने लग जाता है।
वही पानी नीचे गिरने लग गया। इसी को तो बरसात कहते हैं। जलवायु के कारण, हवा के कारण, किसी भी कारण से वो मेल्ट होकर धीरे 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 जो है जमकर जो है वो संघनन होकर नीचे गिरने लग जाता है। यही बारिश है। तो इसके लिए भी प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हवा में उड़ जाता है। तो प्लांट यहां से पानी तो लिया नीचे जमीन से, जड़ से पानी तो लिया, लेकिन पत्तियों से वो वाष्पोत्सर्जित होकर वो बाहर भी निकाल देता है। ये इसका लॉजिक है। अगले विषय में पहुंचते हैं। जैसे आपको देखा मक्का के बारे में, मक्का एक दिन में लगभग मान लेते हैं कि 3 लीटर पानी अवशोषित करता है। मक्का एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी का अवशोषण करता है और माना जाता है सरसों का, ये डेटा ना बहुत पूछा जाता था पहले, याद रखिएगा। और सरसों के पौधे के बारे में कहा जाता है कि वो 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी को अवशोषित कर लेता है। ये सारे डेटा पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है? डेटा पढ़ाने के पीछे रीजन है कि भाई कितना क्लोजली रिलेशन है, कॉम्पैक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, संबंध कितना गहरा है जल का प्लांट के साथ में। अगर जल को हटा दें तो प्लांट कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारा इसके बीच का रिलेशन बहुत जरूरी है और इसे ध्यान पर आपको रखना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहां पर आपको याद रहना चाहिए कि 5 घंटे में अपने वजन के बराबर वो पानी को अवशोषित करता है और यही इसका लॉजिक है। चलिए अगले विषय पे पहुंचते हैं। अब हम आते हैं भाई यहां पर जब रिलेशन है, ठीक है आपका रिलेशन है, तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि 2 चीजें हैं। जब वो मटेरियल ऊपर की तरफ में जा रहा है तो हमें 2 विषयों पे ध्यान रखना है। एक तो जल के बारे में, साथ में जल के विलेय के बारे में, विलेय के बाद उसकी विलेयता के बारे में। इन सभी विषयों पे हम लोगों को डिटेल में समझना है कि प्लांट क्या है, उसके अंदर वाटर क्या है, जल की शक्ति क्या है, हम इस कहना चाहते हैं। जल का विभव कितना है, क्या जल किसी चीज को ऊपर लेकर जा सकता है, कैसे ले जा सकता है, कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, अब इन विषयों पे बात करने वाले हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। और बच्चों को बहुत हद तक ये चीजें समझ में नहीं आती। हम पढ़ने वाले हैं वाटर पोटेंशियल, हम बात करने वाले हैं जल के विभव के बारे में। जल के विभव के बारे में क्या होता है जल का विभव, हम इसको समझते हैं आज। ठीक है, जल विभव, वाटर पोटेंशियल क्या चीज होती है और वाटर पोटेंशियल से हमें क्या क्या पता चलता है, इसका सीधा सा मतलब है क्या, यही चीज आज हम जानने वाले हैं। सो वाटर पोटेंशियल, जल का विभव, जल की शक्ति। जल क्या चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है, यही हमको देखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो जल की शक्ति कैसे निकालेंगे। हमारे पास में एक झिल्ली है, झिल्ली के इस पार और झिल्ली के उस पार 2 तरीके के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक तरफ झिल्ली के इस पार हमने कुछ नहीं डाला और झिल्ली के इस पार हमने ग्लूकोज डाल दिया, शक्कर घोल दिया मान लो उसमें। ठीक है, तो जब शक्कर घोल दिया तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर ये हो गया कि मान लो मेरे पास में यहां पे वाटर 100 है। ठीक है, एग्जाम्पल देखना। ठीक है, और यहां पर वाटर 80 है। पहले इस बात को समझो। ठीक है, तो बताओ शक्ति किसके पास में ज्यादा रहेगी, जहां 100 है वहां पर कि जहां 80 है वहां पर? सीधी सी बात है, यहां पर रहेंगे। ये पहला शक्ति का प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार ये हो गया कि मान लो दूसरे वाले कंडीशन पे वाटर यहां पर अभी भी 100 ही है, यहां पर भी वाटर 100 ही है, दोनों के पास में वाटर 100 ही है। लेकिन जो इनके साथ में मैं विलेय डाल रहा हूं, मैं मान लो विलेय डालता हूं, कोई भी विलेय हो गया यहां पर, तो उस विलेय को यहां पर मैंने डाला 20 और यहां पर उसी विलेय को मैंने डाल दिया मान लो 50। ठीक है, अब मुझे बताइए कि दोनों में शक्ति किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है। खुद से सोचिए सवाल को और बनाइए। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो हमें आगे का डिटेल और अच्छा समझ में आएगा। देखो भाई होता क्या है, पहली लाइन तो सबको समझ में आ गई। तो ये बात आप याद रखना कि अगर वाटर जो है ना इसकी शक्ति ज्यादा है, याद रखना इसका जो विभव है वो ज्यादा रहेगा, शक्ति ज्यादा रहेगी इसकी। दूसरा पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ये हो गया कि वाटर 100 है, दोनों में पानी की मात्रा बराबर है। तो आप कहेंगे अगर पानी की मात्रा बराबर है तो विभव भी बराबर होगा? नहीं, यहां पर बात निर्भर करेगी विलेय पर। यहां पर विलेय 20 है बेटा, तो 20 विलेय 20 वाटर से रिएक्शन कर देगा। बचा हुआ पानी कितना है? बचा पानी कितना है? 80। ऐसा हम लॉजिक लगा सकते हैं हल्का सा। बचा पानी कितना है? बचा पानी जो है जल वो 80 है। यहां पर 50 विलेय 50 पानी से रिएक्शन कर देगा, तो यहां पर बचा हुआ कितना है? तो यहां पर बचा हुआ है 50। अब मुझे बताओ किसकी शक्ति ज्यादा है, 80 की 50 की? ऑफ कोर्स 80 की ही ज्यादा रहेगी, 80 की ही ज्यादा रहेगी।
यही लॉजिक है इसके पीछे में। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरह से हमें इस टॉपिक को समझ के रखना है। बस ये एकदम लॉजिक था हल्का हल्का कि हमने इसके रिलेशन को कैसे समझा है भाई। हमने इसके रिलेशन को समझने के लिए हमने इसकी शक्ति का उपयोग किया है कि जिधर वाटर ज़्यादा रहेगा उधर उसकी शक्ति भी ज़्यादा रहेगी। अब इसकी शक्ति का क्या मतलब है, आइए देखते हैं फटाफट। शक्ति में सबसे पहला, जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। वाटर कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन, वो गतिशील हो सकता है। पहली लाइन, ये बात ध्यान रखना, जल गतिशील है। दूसरी लाइन पे आते हैं। जब हम ये देखते हैं कि अगर जल किसी जगह पे अधिक मात्रा में है और कम तरफ में जा रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत होती है। डैम में इसी गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बना लिया जाता है। देखा आप लोगों ने, उसे रोकते हैं और फिर उसके बाद पैडल के द्वारा उसे बहाते हैं। वो जब बहता है तो उससे हमें ऊर्जा मिल जाती है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी तथा जल का विभव भी अधिक होगा। जल का विभव का मतलब वही होता है उसका पोटेंशियल, उसकी ताकत भी अधिक होगी, उसके ट्रांसपोर्ट करने का मैकेनिज्म भी अलग होगा, तो विभव शक्ति अलग होगी। यह सुनिश्चित होता है कि शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होता है। यह लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। शुद्ध जल जब तक रहेगा, सिर्फ वाटर ही वाटर अगर बस है तो उसका विभव अधिकतम रहेगा और वो अधिकतम बिंदु होता है 0। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप उसमें विलेय डालते जाएंगे, कोई चीज घोलते जाएंगे, उसका विभव कम होता जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी, क्योंकि आप उसके वाटर को उपयोग कर ले रहे हैं। जब तक वो अकेला है, शुद्ध है, मजबूत है, विभव मैक्सिमम रहेगा। जैसे ही आप किसी के साथ उसको घोल दिए वाटर को, तो अब वो वाटर घुलने में चला गया, ग्लूकोज के साथ घुल मिल गया। अब ग्लूकोज के साथ घुल मिल गया तो उसकी शक्ति कम हो गई, और शक्ति कम हो गई तो वो माइनस में चला जाता है 0 से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो हमेशा याद रखना कि शुद्ध जल का जल विभव हमेशा अधिक रहता है, और वो अधिक कितना है, 0 होता है। मैं बता दूंगा आगे। यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल संपर्क में हो, दो एक दूसरे से जुड़े हुए जल जो है वो संपर्क में है, तो अणु के अनियमित गति के कारण जल वास्तविक गति की त्वरित गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि दो मटेरियल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहां से किधर की किधर तरफ जाएगा मटेरियल, किधर से किधर जाएगा, तो अधिक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा की तरफ में जाता है। ठीक है, अधिक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा की तरफ में जाता है। यही बात है, जल के वास्तविक गति की त्वरित गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग की तरफ में होगी। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात है, अतः पानी का उच्च जल विभव अंतर्विष्ट जल, जो उसके साथ में जुड़ा हुआ जल है, तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर जाएगा। तो पानी का जो गतिशीलता है वो अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरफ में जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा ज्यादा जहां पे, जल विभव भी वहीं पर ज्यादा। गतिज ऊर्जा ज्यादा वहां पर जहां पर मटेरियल भी ज्यादा है। तो ये 3 लाइन यहां पर इस बात को समझ लेना। बहुत ज्यादा हिंदी में लिख दिया, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि वाटर पोटेंशियल जो है, जल का जो विभव है, वो उसकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, और गतिज ऊर्जा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा ही डिसाइड करेगी कि वो आगे कैसे काम करेगा। अगले विषय पे आते हैं। पदार्थ की गति, यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता होती है। वो जो गति की प्रक्रिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो एनर्जी पर डिपेंड करती प्रवणता होती है, और यह विसरण कहलाता है। ये नॉर्मल विसरण कहलाएगा। क्यों कहलाएगा विसरण? क्योंकि भाई हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है ऊर्जा। अधिक गतिज ऊर्जा से कम गतिज ऊर्जा की तरफ में आसानी से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो दे हैव डिफ्यूजन, दे आर डिफ्यूजन, दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये याद रखना यहां पर कि ये पदार्थ की जो प्रकृति है वो डिफ्यूजन की प्रकृति है यहां पर। ठीक है, तो वाटर दे कैन शो डिफ्यूजन, मतलब ये डिफ्यूजन की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। बहुत सीधी सी बात है यहां पर। और जल विभव को अब आगे समझते हैं। जल विभव को जो प्रदर्शित करना है, तो ये पूरी लाइन आप लोग बहुत बेसिक तरीके से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा हिंदी विषय को नहीं। आप बस इतना याद रखिएगा कि जल जो है वो गतिज ऊर्जा में रहेगा, बहुत अधिक गतिज ऊर्जा में। जिधर अधिक मात्रा में जल हो तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी, कम मात्रा में जल हो तो गतिज ऊर्जा भी कम रहेगी। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो वाटर का पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा कम है तो वाटर का पोटेंशियल भी कम रहेगा। अब जिधर गतिज ऊर्जा ज्यादा है उससे कम ऊर्जा की तरफ में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, अधिक से कम की तरफ में ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके लिए हमें जो है ऊर्जा की प्रवणता के अनुरूप ही होता है, अनुसार ही होगा। अधिक से कम की तरफ ही वो ट्रांसपोर्ट होगा, अधिक से कम की तरफ में ही वो ट्रांसपोर्ट होगा। ये बात हमें ध्यान पे रखना है।
अगले विषय पे जब हम पहुंचेंगे तो हम ये देखेंगे कि जल विभव के साइन को साई कहते हैं इसको, साई, और इस तरह से इसे त्रिशूल जैसा चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यही है हमारा जिसे हम कहते हैं जल विभव, यही मटेरियल है हमारा जल विभव। जल विभव हम इसे कहते हैं। इसे पास्कल जैसी दाब की इकाई, इसकी इकाई का नाम है पास्कल, से व्यक्त किया जाता है। तो ये लाइन बहुत ध्यान पे रखना, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, याद रखना। अगर वाटर ज्यादा है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी, ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो जल विभव भी ज्यादा रहेगा, और वो जल विभव ज्यादा अगर है तो वो जल विभव से अधिक से कम की ओर जाएगा, अधिक से कम की ओर ट्रांसपोर्ट होगा, जिधर जिधर ये कम रहेगा। सो अगली बात याद रखना कि वाटर कम तो गतिज ऊर्जा भी कम, गतिज ऊर्जा कम तो जल विभव भी कम, ट्रांसपोर्ट होगा। यही है, हम इसे साई से प्रदर्शित करते हैं, साई, और इसका इकाई का नाम है पास्कल, ठीक है, पास्कल इसकी इकाई का नाम है। तो ये भी याद रख लेना, पास्कल, पास्कल्स, ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सो ये है भाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को बिल्कुल ध्यान रखना भाई कि जल का विभव जो हमारा है, जल का विभव निर्भर करता है, ठीक है, जल का विभव, W का वाटर विभव जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये रहेगा शुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल जब रहेगा तो वाटर का विभव पोटेंशियल जिसे अपन कहते हैं साई वाटर, ये होगा मैक्सिमम। साई वाटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम इज व्हाट, मैक्सिमम इज अ जीरो, मैक्सिमम जीरो ही हो सकता है ये, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैक्सिमम जीरो ही हो सकता है। और जैसे जैसे आप शुद्ध जल में वो विलेय डालते जाएंगे तो याद रखना यहां पर शुद्ध जल है और साथ में मिला दीजिए आप विलेय, तो जैसे ही विलेय डालेंगे तो अब उसका आंसर जो है वो माइनस में आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप विलेय डालते जाएंगे नेगेटिव जल विभव कहलाएगा। जल का विभव मैक्सिमम जो है वो जीरो ही होता है, जीरो पे ही वो हमेशा रहता है, जीरो से ऊपर में नहीं रहेगा, जीरो से ही रहेगा। और अगर आप शुद्ध जल में विलेय डालेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव ही हो जाता है। ये लाइन इसके ऊपर में कॉन्सेप्ट में कहती है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो ये पूरे पॉइंट को आपको याद रखना है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस में हमें ध्यान पे रखना है, ठीक बात है। जो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने इसको प्रक्रियाओं को बात की है, और यही पॉइंट है यहाँ पर। चलिए आगे विषय पे समझते हैं और डिटेल करते हैं क्या क्या होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि किधर भी क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने अभी आप यहाँ पर समझाया, ठीक है। अब एक पाइप ले ली मैंने यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर पाइप ले ली, ये पूरा डब्बा भरा हुआ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर पारगम में झिल्ली लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पर वाटर की संख्या मान लो 100 है, यहाँ पर भी वाटर की संख्या अगर 100 है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है, जो विलेय आपको डालना है, क्या डालना है बेटा, विलेय जो आपको डालना है वो मान लेते हैं 80 है, और यहाँ पर जो विलेय डालना है वो मान लो 20 है। अब तुरंत बताइए इधर पर कि दोनों का वाटर तो सेम है, तो जल विभव भी समान हो सकता है, पर विलेय की मात्रा ज़्यादा कहाँ पर है, तो विलेय की मात्रा ज़्यादा यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर ऐसा समझना कि रेस्ट वाटर कितना है बेटा, यहाँ पर 20, और यहाँ पर रेस्ट वाटर कितना है 80, तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। इतने चीज़ों पे हमें यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से काम करता है, वगैरह वगैरह, और यही वाटर पोटेंशियल है। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी या मतलब साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, अब हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जल विभव बहुत आसान चीज़ है, जल की शक्ति जल विभव है, जल ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, जल विभव भी ज़्यादा होगा और अधिक से कम की तरफ जाएगा। इसे प्रदर्शित करने के लिए हमने साइन उपयोग किया, त्रिशूल जैसा साइन है इसका, और इसकी पास्कल इसकी इकाई है, दैट्स ऑल, खत्म। ये लाइन पूछी जा सकती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि शुद्ध जल के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। जो शुद्ध जल का जल विभव को एक मानक तापमान आइडियल टेम्परेचर में हम नापते हैं, तो वो किसी दाब में नहीं हो पर शून्य माना गया है। ये लाइन आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आपको क्या कहा जाएगा। तो याद रखना, वाटर जो है आइडियल जो है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल साई पी का जो मैक्सिमम, साई पी नहीं साई वाटर जो होता है वो अगर मैक्सिमम कहा जाएगा तो आप कहेंगे 0 होना चाहिए, 0, ठीक है। फिर क्या हुआ, यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोल दिए जाएं तो उसका मान कम होने लग जाता है, तो मुक्त पानी के अणु कम हो जाएंगे और जल की सांद्रता स्वतंत्रता ऊर्जा घट जाती है और जल का विभव भी कम हो जाता है। इसका मतलब अब आएगा नेगेटिव विभव आएगा, उसका विभव कैसा आएगा, नेगेटिव। मैंने मुक्त वाटर बताया ना आपको, अगर आप विलेय डाल रहे हैं तो देखो सीधी सी बात है भाई, अगर आप विलेय डालते हो
तो वाटर के उतने मॉलिक्यूल उसके साथ अभिक्रिया करने लगेंगे ना। एक H2O जो है, एक H2O कम होने लग जाएगा, 2 H2O से डालोगे तो 2 कम होने लग जाएगा, 3 H2O, 4 H2O, ऐसे ऐसे करते वाटर कम होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे वाटर की संख्या कम होती जाएगी, जैसे जैसे वाटर की संख्या कम होती जाएगी, हमें वहां पर निर्भरताएं कम होती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे वाटर की संख्या यहां पर कम होती जाएगी, हम ध्यान रखेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नीचे 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 होते जा रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है। और वाटर ट्रांसपोर्ट कम हो रहा है मतलब वाटर का विभव कम हो रहा है, उसका पोटेंशियल कम हो रहा है, क्योंकि हम उसमें विलेय डाल दिए ना भाई, ध्यान भटका दिया हमने। ठीक है, अब वो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो जब उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो परेशानी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं 5 वाटर हैं बस यहां पर, ये W W W W W, ठीक है, ये पहले 5 थे। अब इसमें से मान लो मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तो वाटर था, ये वाटर 5 थे, अब मैं इसमें विलेय डाल दिया। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता है वो ज़्यादा रहेगी, और विलेय जैसे डाल दूंगा तो एक वाटर इस सॉल्यूट से रिएक्शन कर लिया, जिसका काम खत्म, ये वाटर तो रह ही नहीं गया, विलेयन बन गया। ये भी 2 डाल दिया तो इसका काम भी खत्म, 3 डाल दिया इसका काम भी खत्म। अब बचे कितने भाई, 2 वाटर। अब ये लोग वाटर नहीं रह गए ना भाई, अब ये लोग जो है विलेयन बना लिया, इन्होंने शरबत बना लिया, पानी और शक्कर मिला दिए तो वो शरबत बन गया उनका। तो वो जो है वो पानी नहीं रह गया, पानी तो बचा बस सिर्फ ये दोनों है। तो अगर हम वाटर की पोटेंशियल की बात करेंगे तो इनके पास में 5 वाटर पोटेंशियल है मान लो, ठीक है, ये मैक्स ज़्यादा है, और इसके पास में जो वाटर पोटेंशियल है जो है वो कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। इसके पास 5 वाटर है और इसके पास में 2 वाटर है, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बस इसी तरह से आपको इसको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, चलिए अगले विषय पे आते हैं। इसी तरह से कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, कि दुनिया में जितने भी विलयन हैं, दुनिया में जितने भी विलयन बन रहे हैं, विलेय और विलायक को घोल कर बन रहे हैं, उनका विभव कम ही रहेगा, नेगेटिव ही रहता है। ये लाइन भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सभी विलयन का जो जल विभव है वो शुद्ध जल के जल विभव से हमेशा माइनस ही रहता है। इस निम्नता का परिणाम एक विलेय द्रवीकरण के कारण होता है, जिसे विलेय विभव कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि शुद्ध जल से सब विलयन का विलेय कम है, विभव कम है? क्योंकि भाई उसमें विलेय डाल दिया हमने, तो उसमें हमने विलेय डाला है, और विलेय डाला है तो विलेय का जैसे जैसे मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे विलेय का मान बढ़ता जाएगा, विलेय का विभव बढ़ता जाएगा, और विलायक का विभव तो घटता ही जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरह से 2 विषय आते हैं, कोई विलायक किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, एक लाइन बना सकते हैं कि हमें एक विलयन बनाना है, हमें एक विलयन बनाना है, तो हमारे पास में एक होगा विलायक, है ना, विलायक मतलब जल, और दूसरा होगा विलेय। सही बात है, ठीक है। अब विलायक जो है मान लो ये हो गया शुद्ध जल, विलायक हो गया हमारा शुद्ध जल हो गया, ठीक है, और यहां पर हो गया विलेय, ठीक है। तो सबसे पहले बताए भाई कि अगर शुद्ध जल है तो इसका जो वाटर का पोटेंशियल जो है अभी वो मैक्सिमम में है, ठीक है, और विलेय जो है मान लो अभी 0 है, विलेय मान लो अभी 0 है, तो विलयन तो बना ही नहीं। जैसे ही विलयन बनेगा, जैसे ही विलयन बनेगा, मतलब सीधी सी बात है कि ये वाटर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में यहां पर हमने डाल दिया सॉल्यूट को, सॉल्यूट का मतलब हमने डाल दिया विलेय। अब यहां पर सीधी सी बात है बच्चे कि विलेय जितना बढ़ता जाएगा, ये जितना बढ़ता जाएगा ये उतना घटता जाएगा। समझ आ गई बात? विलेय जितना हम बढ़ाते जाएंगे वो नेगेटिव से कम होता जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है उतने वाटर मॉलिक्यूल उससे रिएक्शन करते जाएंगे। एक सॉल्यूट डाला था तो 4 वाटर खाली थे, दूसरा सॉल्यूट डाल दिया 3 वाटर खाली थे, तीसरा सॉल्यूट डाल दिया अब 2 ही वाटर खाली है। विभव कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पर ये याद रखना कि विलेय के विभव की वजह से, विलेय का विभव अगर बढ़ेगा, विभव अगर क्या होगा, बढ़ेगा, ये शब्द याद रखना, तो क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये याद रखना कि एंटागोनिस्टिकली जो होता है, यहां पर डायरेक्टली याद रखना कि वाटर का विभव साइन वाटर घटेगा, धीरे धीरे वो माइनस की तरफ में जाएगा, नेगेटिव की तरफ में जाएगा। क्यों जाएगा नेगेटिव की तरफ में? भाई साहब अगर आप सॉल्यूट को डालेंगे तो सॉल्यूट के डालने से वाटर तो उससे रिएक्शन करने लग जाएगा ना, बचा हुआ वाटर तो कम हो गया, और बचा हुआ वाटर जब कम की संख्या में रहेगा तो विलेय का विभव बढ़ाने से वाटर का विभव कम होता है। यही लाइन है इसके पीछे में, तो आप याद रखना। इसीलिए सभी विलयन में शुद्ध जल की अपेक्षा उनका विभव कम होता है।
और इसका कारण है विलेय का विभव का बढ़ना। विलेय डाल रहे हो तो विलेय का विभव तो बढ़ेगा, तो विलेय का विभव कहा जाता है और इसे अपन कहते हैं साइन एस से प्रदर्शित करते हैं। सॉल्यूट से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि आप उसमें विलेय डाल रहे हो। अगला विषय आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा विषय यह भी है कि भाई जो साइन एस है वो सदैव नकारात्मक होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, वो नेगेटिव रहेगा। जब जब आप उसे घोलने जाएंगे तो उसका नेगेटिव ही रहेगा वो हमेशा। जबकि विलेय विभव के वे अणु अधिक होते हैं तो एस एस अधिक नकारात्मक होगा। जितना ज्यादा विलेय के अणु बढ़ेंगे उसका जो एस है साइन एस वो अधिक नकारात्मक होता रहता है। तो यहां पर एक लाइन पे आई कि वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 है और सॉल्यूट का पोटेंशियल जो विलेय का विभव है वो हमेशा नेगेटिव है। जितना ज्यादा विलेय बढ़ाते जाओगे उसका विभव भी उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। यही लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछा जाता है भाई। याद रखना कि अगर जैसे इन दोनों में देखो, प्योर वाटर है तो वाटर पोटेंशियल 0, जैसे ही सॉल्यूट कुछ डाल दिया, यहां पर कुछ सॉल्यूट डाले तो वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। फिर एक लाइन यहां पर निकल कर आई कि विलेय का जो विभव होता है, विलेय का विभव साइन एस ऑलवेज नेगेटिव रहेगा वो। और जितना ज्यादा आप इसे विलेय को बढ़ाते जाओगे, जितना ज्यादा विलेय बढ़ेगा, विलेय बढ़ता है तो ये और नेगेटिव होता जाएगा। ये 2-3 लाइनें जो है ना आपके लिए नीट में इतना जरूरी महत्व रखेंगे कि आप वो सोच नहीं सकते। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है इन चीजों का। इतनी बातों को बिल्कुल ध्यान पे रखें, कहीं पर कोई मिस नहीं होना चाहिए। फिर इसके आगे के प्रोसीजर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। इतना ध्यान पे रखना कि वो कैसे वहां पर प्रोसीजर में बढ़ता है, क्यों से नेगेटिव हो सकता है वो, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, कहीं पर कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दबाव पर, वायुमंडलीय दबाव नॉर्मल अपन बात करते हैं तो विलेय का घोल जो होता है विभव वाटर पोटेंशियल और विलेय का विभव WS होता है। ये तो हमको पता ही है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, बराबर होता है, ठीक है। अगर एक दबाव दे दें तो विलेय और जो विलायक है उन दोनों का प्रेशर बराबर के बराबर हो सकता है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे। इतनी बातें ध्यान पे रखिए। अगर कोई चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे? हमने पढ़ा है सबसे पहले आज तो सक्रिय परिवहन के बारे में, और मुख्य रूप से याद रखना जिसे हम कहते हैं, दूसरा पॉइंट आता है क्या कह सकते हैं उसे, प्लांट वाटर रिलेशन, है ना, पादप जल संबंध। अब इसमें एक चीज मैंने आज आपको पढ़ाने की कोशिश की है और उसका नाम होता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है, विभव, जल का विभव। अब इस विभव को मैंने बताने की कोशिश की है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिस्कस करूंगा। परेशान नहीं होना, यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे याद कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की हर लाइन आपको यहां पर पढ़ाना बहुत जरूरी था बच्चे, इसलिए मैंने पहले उसे समझा दिया। बाकी फिर एक्सप्लेन नेक्स्ट डे और हम कर सकते हैं इसको। विलेय के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, विलायक के बारे में बात करेंगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है ये याद रखना। बस इतनी बात ध्यान रख लेना बेटा कि साइन वाटर जो है वो 0 पे मैक्सिमम रहेगा और साइन वाटर पे जैसे जैसे आप सॉल्यूट डालेंगे तो वो नेगेटिव होता जाएगा। और जो सॉल्यूट है, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव ही है भाई, तो नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिविटी तो बढ़ेगी ना बढ़ेगी भाई। बस खत्म, इतनी बातें याद रख लिए, आज का टॉपिक खत्म। क्विज कर लेते हैं, क्वेश्चन फटाफट बताइए, विच वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्या जवाब सही होगा? पौधों में जल विभव अधिकतम कितना हो सकता है? वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0, 1, 4 या कोई नहीं, इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? आप मुझे फटाफट बताइए, 5 सेकंड है आपके पास में। विच वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फटाफट बता दें मुझे। इतना समय भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 सेकंड मैंने दिए हैं। ऑफ कोर्स 0 इज द राइट आंसर। 0 पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम हो सकता है, अधिकतम 0 हो सकता है, और इससे आगे जो फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें। आज हमने ये सब पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पौधों में परिवहन के बारे में, और फिर हम वाटर रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि पानी से और क्या हो सकता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम उसे ज़्यादा गाढ़े पानी में पौधे की कोशिकाओं को डाल दें तो क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस, समपराशरी, विषम पराशरी, अधिपराशरी, इन सभी विषयों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि आखिर किशमिश को पानी में डुबाने से कैसे वो फूल जाती है और अंगूर को शक्कर में डुबाने से, चाशनी में डुबाने से कैसे वो जो है वो सिकुड़ जाती है। हम सब इस विषयों पे बात करेंगे। आज का टॉपिक रिवीजन करना, बहुत ध्यान से लिखना, और प्लांट वाटर रिलेशन को तो बहुत पढ़ना। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए, यदि आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे दिमाग से उड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।